नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आइए आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं और वह है NCERT कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति की किताब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अभ्यास, जो कि विगत कई वर्षों में बोर्ड परीक्षा में आते रहे हैं। तो उनका हम अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में इस लोकतांत्रिक नामक किताब से, जो कि कक्षा 10 NCERT की है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो कि लगभग हर साल रिपीट होते हैं। हम उनका अध्ययन करते हैं और देखते हैं। यहाँ मैंने केवल प्रश्न लिखा है और प्रश्न के विकल्पों को नहीं लिखा है, क्योंकि विकल्प लिखने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसलिए हम केवल सही उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जो अन्य 3 विकल्प होंगे उनकी भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न इस किताब से आते हैं, इस पुस्तक से आते हैं। हम देखते हैं कि इसमें पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो पहला क्वेश्चन उसी टॉपिक से है, उसी विषय, उसी अध्याय से है और उसमें देखते हैं जो आता है कि क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है, ये पूछा जाता है। यहाँ इस चैप्टर में 2 देशों का उदाहरण दिया गया है, एक यूरोप के देश बेल्जियम का और एक एशिया के हमारे पड़ोसी श्रीलंका का। तो यहाँ बेल्जियम के संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, जो वहाँ सामुदायिक सरकार बनी हुई है, कि उसमें से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है, इसको हमें बताना है और इसके बारे में लिखना है कि किस किस के मध्य वो सत्ता की साझेदारी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बेल्जियम में राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार, 2 प्रकार की सरकारों के मध्य सत्ता की भागीदारी है और इस प्रकार दोनों के बीच एक जो समझौता है उसके तहत, जो सत्ता का बंटवारा है उसके तहत वहाँ का शासन बहुत अच्छे से बिना किसी संघर्ष के चल पाता है। तो इसका उत्तर होगा राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के बीच। मैं यहाँ इसका लिख देता हूँ, राज्य सरकार यानी 2 के बीच में सत्ता की साझेदारी है, एक राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार, इन दोनों के बीच में सत्ता की साझेदारी है और इस प्रकार यहाँ का शासन लोकतांत्रिक तरीके से बहुत अच्छे से चल पा रहा है। दूसरा प्रश्न भी इसी अध्याय से है और वो है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। देखिए, जो स्थिति हमें बेल्जियम में देखने को मिलती है बिल्कुल उसके उलट श्रीलंका में देखने को मिलती है, क्योंकि श्रीलंका में विभिन्न समुदायों, जो सामुदायिक सामाजिक समूह हैं, भाषाई समूह हैं, वहाँ उनके बीच में सत्ता का विभाजन नहीं किया है, यानी सत्ता का बंटवारा नहीं किया है। परिणाम क्या हुआ, श्रीलंका में संघर्ष देखने को मिलता है। तो यहाँ जो सत्ता पर अधिकार है वो पूरी तरह से बहुसंख्यक वर्ग का है और यहाँ बहुसंख्यक वर्ग के बारे में पूछा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। तो श्रीलंका का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो है सिंहली भाषी। यहाँ 2 वर्ग हैं, सिंहली और तमिल। तो यहाँ सिंहली भाषी वर्ग बहुसंख्यक हैं और इस प्रकार इसका आंसर बहुसंख्यक होगा। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। आज हम देखते हैं दुनिया के अधिकतर देशों में संसदीय प्रकार की सरकार का गठन है। संसदीय प्रकार यानी संसदीय प्रजातंत्र को शासन की एक पद्धति के रूप में लिया गया है और दुनिया के ज़्यादातर देशों में इस प्रकार का शासन देखने को मिलता है। लेकिन प्रश्न यह है कि सबसे पहले जो संसदीय प्रजातंत्र है उसकी शुरुआत किस देश से हुई थी। तो उसका आंसर हम देखते हैं। तो इसके लिए जो संसदीय प्रजातंत्र की जननी है वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। यहाँ कई विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से भारत का नाम होगा, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये नाम दिए होंगे। इनमें से हमें बताना है कि
कौन सा देश ऐसा है जिसमें धर्म और जाति के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। यहाँ भारत मत लगा देना, क्योंकि भारत का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर नहीं हुआ। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, लेकिन ये दूसरे संदर्भ में पूछा गया है और इसका उत्तर है बेल्जियम। ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात होगी, हालांकि पहले लिख लीजिए, इसका जो सही उत्तर है वो बेल्जियम है। वही बेल्जियम जिसकी हमने सबसे ऊपर चर्चा की है। ये यहाँ सत्ता का बंटवारा बाद में हुआ है, लेकिन ये जो यह धर्म और जाति के आधार पर पूरे देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में बहुत बड़ा तनाव और संघर्ष हुआ, उसके बाद इससे सबक लेते हुए तब बाद में इस सत्ता का बंटवारा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच में हुआ था। तब से यहाँ प्रजातंत्र सफल रूप से बिना किसी संघर्ष के चल रहा है। तो इसका आंसर बेल्जियम है, क्योंकि ये पहले हो चुका था। अगला प्रश्न है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। यानी अब विभिन्न स्तरों पर सत्ता का जो बंटवारा होता है वो क्या कहलाता है, ये हमें देखना है। और जब विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है तब हम उसको कहते हैं सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार यानी विभिन्न स्तरों पर जब सत्ता का बंटवारा होता है तो उसका सबसे निचला जो पायदान है वो सामुदायिक है या स्थानीय स्तर का है, और जब वहाँ तक सत्ता का में हिस्सेदारी होती है उस सबसे निचले हिस्से पर काम करने वाली संस्था को यानी सामुदायिक सरकार को, स्थानीय सरकार को, स्थानीय निकाय को जब सत्ता में भागीदारी दी जाती है तो वो क्या होता है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। हमारे देश में भी ऐसा ही है। हमारे देश में भी जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय हों या ग्रामीण स्थानीय निकाय हों, वहाँ भी उनको भी सत्ता में भागीदारी है। इस प्रकार हमारे देश में भी त्रिस्तरीय सत्ता की भागीदारी है और यही स्तर है सामुदायिक सरकार, यानी समुदाय के स्तर पर वो सत्ता का बंटवारा है। तो इसका आंसर सामुदायिक सरकार होगा। अगला प्रश्न जो है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई। देखिए हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसके बारे में प्रश्न है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई। नेपाल में हम जानते हैं कि राजतंत्र था और राजतंत्र के बाद वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आया और उसके बाद पूर्ण राजतंत्र आया, यानी राजा को वहाँ से हटा दिया गया और आज तो गणतंत्र है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो है सन 2008। सन 2008 में यहाँ सन 2008 में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। राजतंत्र की समाप्ति होने के बाद वहाँ प्रजातंत्र नाम का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन देशों में संघात्मक शासन नहीं है। देखिए 4 विकल्प दिए होंगे, उन 4 विकल्पों में से 3 ऐसे होंगे जहाँ संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं होगी और 1 विकल्प ऐसा होगा जहाँ की एकात्मक प्रकार की शासन प्रणाली होगी। तो उनमें से आपको देखना है, जैसे कि विकल्प दे दिया, भारत का नाम दे दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका दे दिया, बेल्जियम का नाम दे दिया और इसी प्रकार एक श्रीलंका का नाम दे दिया। तो हमें यह देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ की संघात्मक, जो पूछा गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है। तो इन 3 को अगर हम देखें कि भारत में भी संघात्मक शासन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघात्मक शासन है और बेल्जियम में भी संघात्मक शासन है, और इस प्रकार हम देखें कि जो श्रीलंका है वहाँ एकात्मक शासन है, वह संघात्मक नहीं है। तो यहाँ इस विकल्प में से हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका भी एकात्मक शासन वाला देश है और इसी प्रकार हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। तो अगर वह है, श्रीलंका नहीं है और अगर पाकिस्तान है, हालांकि यहाँ चूंकि इस चैप्टर से पूछा है तो श्रीलंका से संबंधित बिंदु होगा, इसलिए आप इसको सही उत्तर के रूप में लगा देंगे। अगला प्रश्न आता है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। अब बेल्जियम के बारे में पूछा है कि बेल्जियम है कहाँ, यानी किस महाद्वीप में है। इससे आशय यहाँ महाद्वीप के बारे में कि किस महाद्वीप में है। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक देश है, तो इसका आंसर यूरोप होगा। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न आता है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। देखिए नगर निगम के बारे में, अब पहले नगर निगम के बारे में बता दिया जाए, जो अभी मैंने चर्चा की कि स्थानीय शासन होता है, स्थानीय में
दो प्रकार का शासन है, ग्रामीण स्थानीय शासन और एक शहरी स्थानीय शासन। तो जो शहरी स्थानीय शासन है उसमें 3 स्तर पर बांटा गया और ग्रामीण स्थानीय शासन को भी 3 स्तर पर बांटा गया, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। हम उसकी बात बाद में करेंगे। हम देखते हैं कि इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे निचले स्तर का है नगर पंचायत, उसके बाद है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। यानी जो बड़े शहर होते हैं वहाँ नगर निगम होता है और नगर निगम का जो प्रमुख है उसको कहा जाता है मेयर। तो मेयर कहा जाता है, जबकि नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के प्रमुख को कहा जाता है चेयरमैन, यानी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद या अध्यक्ष नगर पंचायत। जबकि नगर निगम जो बड़े शहर हैं उनके प्रमुख को मेयर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 13 बड़े शहर हैं जिनको कि नगर निगम का दर्जा मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? यहाँ भी 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्पों में से दिया होगा कि शासन का कौन सा अंग नहीं है। जैसे कि शासन के अंगों के बारे में हमने पढ़ा है कि शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन 3 के साथ साथ एक और दिया हो सकता है, जैसे कि नगर पालिका, भ्रम में डालने के लिए, उसी से मिलता जुलता शब्द है, तो वो नगर पालिका दिया है, वो शासन का अंग नहीं है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो होगा नगर पालिका। जबकि इसके साथ 3 और दिए होंगे, विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वो तीनों शासन के अंग हैं, जबकि नगर पालिका शासन का अंग नहीं है। तो ये आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संघीय राज्य नहीं है? यह 4 राज्यों के नाम दिए होंगे विकल्प के रूप में, उनमें से एक संघीय राज्य नहीं, यानी संघीय राज्य जो जिनसे कि संघात्मक शासन व्यवस्था बनती है और जो संघ राज्य हैं जो संघ का निर्माण करते हैं, वो उन राज्यों की संख्या 28 है। जबकि एक और दो प्रकार के राज्यों में विभाजित किया है भारत के राज्यों को, एक राज्य जिनको कि संघ राज्य कहते हैं और एक संघ शासित राज्य। संघ राज्य इसलिए कहा जाता है कि उन राज्यों को मिलाकर भी भारत का संघ बनता है, यानी यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्पों में से कोई भी 3 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें एक राज्य होगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ 8 हैं, जिनमें से एक है जम्मू और कश्मीर। दिल्ली भी हो सकता है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। तो यहाँ हम जम्मू कश्मीर को इसका आंसर बना देंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर पहले संघ राज्य था, लेकिन जब से 2019 में राज्य का दर्जा उसका छीनकर उसको विभाजित करके 2 संघ राज्य बना दिए गए, तब से वो संघ राज्य नहीं बना, यानी वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न हम देखें और वो है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? देखिए अभी हमने बताया था, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आ गया कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ये अक्सर हर साल पूछा जाता है। तो इसमें संघीय राज्यों की संख्या है 28, यानी वर्तमान में भारत 28 राज्यों को मिलाकर संघ बनता है, यानी पूरा भारत संघ। तो इनकी संख्या 28 है, तो आपका आंसर 28 होगा। अब अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? अब संविधान में कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जो अधिकृत होंगी भारत की भाषाएं, और उनका समावेश संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है। उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो उनकी संख्या है 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्गीकृत हैं, उनका उल्लेख है, सूचीबद्ध है। तो ये आपका आंसर 22 होगा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम देखें और वो है कि संविधान में उल्लिखित 3 अनुसूचियों में से निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए इसको थोड़ा समझ लें कि भारतीय संविधान ने जो संघात्मक व्यवस्था है उसको मेंटेन करने के लिए 3 सूचियों का वर्णन किया है, और उन 3 सूचियों में चूँकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण से
कई स्तर की सरकारें हैं, मुख्य रूप से 2 स्तर की सरकारें हैं। तीसरा, पंचायतों को हमने दर्जा दिया है, तो 2 स्तर की सरकारों को अलग अलग कानून निर्माण करने का अधिकार है। जैसे कि केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, संघ सरकार, वो संसद के माध्यम से बनाती है, और वो किन विषयों पर कानून बनाएगी उनका उल्लेख संघ सूची में किया गया है। जबकि राज्य सरकार है, राज्य सरकार को अपने किन विषयों पर कानून बनाना है उसका उल्लेख राज्य सूची में दिया गया है। राज्य सूची में दिए गए विषयों से संबंधित ही वह राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इन दोनों सूचियों में सारे विषयों का समावेश हो गया हो। इसके बावजूद भी कुछ विषय बचे हुए हैं जिनको कि समवर्ती सूची में रखा है, इस लिहाज से कि संघ सरकार और राज्य सरकार उस पर दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों ही उस विषय पर कानून बना देती हैं तो संघ का बनाया हुआ कानून प्रभावी होगा। तो इसलिए यहाँ पूछा गया है कि संविधान में जो 3 सूचियाँ हैं उनमें से समवर्ती सूची यानी उन पर कानून बनाने का अधिकार कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है शिक्षा। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी शिक्षा के ऊपर संघ सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। लेकिन शर्त यही है कि अगर इस शिक्षा के ऊपर संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकारों ने कानून बना लिया है तो वहाँ संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी माना जाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार, संघ सरकार कानून नहीं बनाती है तब राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। तो इसका आंसर शिक्षा है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, ऊपर पूछा संघ कितने संघीय राज्य हैं, यहाँ पूछा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये संख्या 9 होती थी, पहले 9 हुआ करती थी, यानी 29 राज्य 7 होती थी। पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके उनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया तो 7 के बाद 2 और बढ़ गए, 9 होने चाहिए। लेकिन इसी के साथ क्या किया कि दमन और दीव और दादर और नगर हवेली इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया गया। यानी 2 अगर बढ़े तो 2 को मिलाकर उनको एक बना दिया। इस प्रकार वह संख्या 8 हो गई। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 संघ राज्य यानी राज्यों की संख्या। ये आप ध्यान रखें, इसमें कई बार गलती होने की आशंका होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम देखें, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किसके बीच होता है। जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें अधिकारों का विभाजन किसके बीच में होता है। हमने अभी चर्चा की थी कि संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान शक्तियों का बंटवारा या सत्ता का विभाजन वो करता है, इसी प्रकार अधिकार भी उसमें शामिल होते हैं। तो वह संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में करता है। तो इसका आंसर होगा संघ व राज्यों के बीच। जो अधिकारों का विभाजन है वो संघ और राज्यों के बीच में होता है संघात्मक प्रकार की सरकारों में। अगला प्रश्न हम देखें और वो है, निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है। अब संघ सूची के विषय के बारे में पूछ लिया। विभिन्न संघ सूची के विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार को, संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रक्षा, देश की रक्षा से संबंधित है, वित्त से संबंधित है। ये ऐसे बिंदु हैं, ऐसे विषय हैं जिन पर केवल संघ सरकार ही पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी वोट डालने की आयु, यानी कितनी वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, उसके बारे में पूछा है। जब संविधान लागू हुआ था तो प्रारंभ में ये आयु 21 वर्ष थी, लेकिन समय व्यतीत होने के बाद सन 1989 में इस आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया और इस प्रकार वर्तमान में ये 18 वर्ष है और यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न देखें कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये बहुत सामान्य प्रश्न है जो लगभग हर साल पूछा जाता है और इसके बारे में जानकारी भी होती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है
26 जनवरी 1950, यानी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर तैयार हो गया 24 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ इसी दिन को, और इसी दिन भारत गणतंत्र बना था। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, और वो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। इसके बारे में हम देखें तो वो भाषा है जो कि भारत की राजभाषा भी है और वही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसी आधार पर यह भारत की राजभाषा बनी और वो भाषा है हिंदी। संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है। देखिए इस पर हमने अभी बात की थी, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है और इसी कारण से संविधान भारत की राजभाषा भी हिंदी बनी। संविधान सभा ने इस हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया था। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। हालांकि इसमें 3 विकल्प और दिए होंगे, कोई अन्य भाषाएं होंगी 3, उनमें एक हिंदी होगी जो कि आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। ये है, इसमें 4 विकल्प दिए होंगे, राज्य होगा, संघ होगा और संघ राज्य दोनों होगा या होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हमने देखना है कि संघ में, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पूछा गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद इन तीनों सूचियों में भी जिनका उल्लेख नहीं है वो सब अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो वह भारतीय संविधान ने संघ को दिया है, यानी केंद्र को। तो इसका आंसर होगा संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार। हालांकि ये गुण भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के उलट है। अक्सर संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा देश की एकता और अखंडता को देखते हुए किया गया है। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, और वो है भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ, इसको देखें तो भारत में जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। तो इसका आंसर 1992 होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। जो 92 और भी कई 3 और भी संधि होंगी, उनमें एक 92 होगा, 1992 आपका सही आंसर होगा। इसको आप सही उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, यानी हिंदी को किस प्रकार का दर्जा दिया गया है, ये पूछा गया है। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है, तो इसका आंसर राजभाषा हो जाएगा। इसके साथ 3 और विकल्प होंगे, उनमें से राजभाषा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखें, वो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय, संघ सूची का विषय देखा अभी प्रश्न था, और इसके बाद अब राज्य सूची का विषय देखा गया है। तो राज्य सूची में हम देखते हैं कि जो व्यापार है वो राज्य सूची का है। तो 4 विकल्पों में से एक व्यापार दिया होगा और वही आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से व्यापार पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए होंगे और उनमें से विशेषता दी होगी कि संघात्मक शासन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो उसके बारे में 4 विकल्पों में एक विकल्प होगा सर्वोच्च न्यायपालिका। तो सर्वोच्च न्यायपालिका आपकी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, जबकि आपको भ्रम में डालने के लिए ये दिया गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक शासन की विशेषता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये है सर्वोच्च न्यायपालिका, जबकि भारतीय संविधान संघात्मक शासन की विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो इसमें आप अंतर करिए, सर्वोच्च न्यायपालिका आपका
सही आंसर होगा, जो कि संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न के रूप में यह भारत में 2011 में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, वहीं महिलाओं की 64.46% है। तो पुरुषों की है 82.14%, पुरुष 82.14%, वहीं महिलाओं की है 64.46%। इसको देखिए, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये साक्षरता के आंकड़े हैं, महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग। अगला प्रश्न आता है कि भारत में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात के बारे में जान लेते हैं। आखिर लिंगानुपात क्या होता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कितनी है, इसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये है 943, यानी 1000 पुरुषों के मुकाबले इस जनगणना के अनुसार भारत में 943 महिलाएं, इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। यानी ये राष्ट्रीय औसत है, कुछ राज्यों में इससे भी कम है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि ऐसा राज्य जहां लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, यानी पुरुषों से कम ना हो और अधिकतम महिलाएं कहाँ हैं, उस राज्य का नाम पूछा गया है। तो हम देखते हैं, वह राज्य है दक्षिण का राज्य केरल। और केरल राज्य में यह जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है, और कितना है, 1000 पुरुषों के मुकाबले यह 1058 महिलाएं हैं। तो ये भारत में उच्चतम है। इससे संबंधित प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यानी महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ सुनिश्चित किया गया है, तो वह है स्थानीय निकाय के चुनावों में, यानी पंचायतों में, पंचायती राज संस्थाओं में। जो पंचायती राज संस्था हैं, यानी जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय हों या ग्रामीण स्थानीय निकाय हों, वहाँ के जो संपूर्ण पद हैं उनके 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार ये हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि हम लैंगिक भेदभाव की अगर बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका सीधा अर्थ होता है कि स्त्री पुरुष के बीच में जैविक भिन्नता। हम जब स्त्री और पुरुष के बीच जैविक भिन्नता की बात करते हैं तब हमारा ये आशय होता है। तो इसका आंसर ये होगा। इसके अलावा 3 विकल्प और दिए होंगे जिनमें से ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, वो है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ सुनिश्चित किया गया है। देखिए, दूसरे रूप में ये क्वेश्चन आ गया। अभी हमने देखा था पंचायती राज संस्थाओं में, तो इसका भी उत्तर यही होगा, पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं में ये सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का धर्म और राजनीति के बारे में क्या विचार था। यानी महात्मा गांधी ने धर्म और राजनीति के विषय में क्या कहा था, उनका क्या मानना था दोनों को लेकर। तो उनका मानना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इसका आंसर होगा, और वो है दोनों को अलग ना किया जाना, यानी धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा गांधी जी का मानना था। तो ये गांधी जी के विचार हैं धर्म और राजनीति को लेकर। ये एक विकल्प होगा, और इसके अलावा 3 और विकल्प होंगे जिनमें से आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है। 4 विकल्प दिए होंगे और उनमें एक विकल्प सही होगा, 3 विकल्प गलत होंगे, जिसमें कि दे दिया जाएगा
लोकतंत्र के संबंध में जो इससे संबंधित हैं वो दे दिए जाएंगे और एक ऐसा दे दिया जाएगा जो इससे संबंधित नहीं है, यानी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो जैसे विकल्प दे दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन, या दे दिया कानून के समक्ष समानता, और एक दे दिया बहुसंख्यकों का शासन। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बहुसंख्यकों का शासन। अब ये बहुसंख्यकों का जो शासन है वो कभी भी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी अन्य तीन की जो हमने बात की वो सदैव ही लोकतंत्र से संबंधित होती हैं। इस प्रकार आपका आंसर ये होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी किस राज्य में सत्तारूढ़ है। इसके संबंध में पूछ लिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी किस राज्य में सत्तारूढ़ है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में 2 राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। एक राज्य है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरा है पंजाब। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में और दूसरे पंजाब राज्य में सत्ता में है। तो इस तरह से ये 2 विकल्प होंगे, या दोनों का नाम अलग अलग दे दिया जाएगा, का, खा, कै और ख विकल्प के रूप में। नीचे तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि कै और ख दोनों, और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर ये अलग दिए हों तो इस प्रकार देखेंगे, और अगर दोनों अलग अलग दिए हैं तो उसको कै और ख दोनों को कर देंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि दिल्ली और पंजाब 2 राज्य ऐसे हैं जहां की आम आदमी पार्टी वर्तमान में सत्ता में है। इससे संबंधित प्रश्न आता है तो इसी प्रकार आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखें और वो है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे। बीएसपी के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, यानी इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है कांसीराम। 3 विकल्प इसके अलावा और होंगे और एक विकल्प आपका कांसीराम होगा। तो इस तरह से आपका ये कांसीराम सही विकल्प होगा। इसको सही उत्तर के रूप में आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बारे में पूछ लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो इसको हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी। तो इसका बनने का, गठित होने का समय है 1885 ईस्वी, और इसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम की प्रेरणा से हुई। कुल 72 प्रतिनिधियों ने शामिल होकर बम्बई में इसकी बैठक की और इसका गठन किया था। इसका साल था 1885 ईस्वी। तो 4 विकल्पों में से एक विकल्प ये होगा 1885, जो कि आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यहाँ 2 भागों में राष्ट्रीय पार्टियों को बांटा गया है, राजनीतिक दलों को 2 भागों में बांटा गया है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और एक राज्य स्तर के यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तो मुख्य रूप से ये बंटवारा है। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यहाँ जो प्रश्न है इसमें 4 विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे होंगे जिनमें कि 3 उन पार्टियों का, उन राजनीतिक दलों का नाम होगा जो कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, जबकि एक ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसको कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त नहीं है, उसको राज्य स्तर का या क्षेत्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त होगा। और ऐसे में जो विकल्प मैंने यहाँ लिया है, तो इस क्वेश्चन में जो 4 विकल्प हैं उनमें से इसका आंसर है समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, यही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखें, निम्न में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। हम अपने पड़ोस के संदर्भ में देखें, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में अगर देखें कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए होंगे, 4 में से 3 देश ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र को तरजीह दी जाती है, हमेशा से लोकतंत्र का सम्मान किया जाता है। लेकिन एक ऐसा पड़ोसी देश है हमारा जहाँ लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा तरजीह और महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ लोकतंत्र को बार बार समाप्त किया जाता है। और ऐसे देश के रूप में जो विकल्प होगा वो विकल्प है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ऐसा है जहाँ लोकतंत्र के बजाय तानाशाही को तरजीह दी जाती है, और इसी आधार पर हम इसका उत्तर पाकिस्तान का चयन करते हैं, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। यानी लोकतंत्र
जो शासन है उसमें संपूर्ण शक्ति कहाँ निहित होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है जनता। 4 विकल्पों में से एक विकल्प होगा जनता, क्योंकि लोकतंत्र है, नाम से ही इंगित है, नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये जनता का शासन है। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसका निश्चित रूप से उत्तर होगा जनता, यानी लोकतंत्र में सारी सत्ता और शक्ति का स्रोत जनता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, यानी लोकतंत्र से संबंधित कौन है, ये पूछा गया है। इसको हम देखते हैं कि लोकतंत्र से संबंधित कौन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये 4 विकल्प दिए होंगे और 4 विकल्पों में से कई सारी बातें ऐसी हैं जो लोकतंत्र से संबंधित होती हैं, जैसे कि पारदर्शी शासन और वैध शासन, उत्तरदायी शासन, ये तीनों हैं। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है उनमें ये तीनों विकल्प दिए गए हैं और तीनों को देखते हैं कि ये लोकतंत्र से संबंधित हैं। और इस प्रकार जो चौथा विकल्प दिया होगा कि इनमें से सभी, तो इस तरह से आप चौथे विकल्प को अपनाएंगे कि इनमें से सही। तो कौन कौन सी चीज़ें इससे संबंधित हैं कि पारदर्शी शासन, पारदर्शी शासन ये लोकतंत्र से संबंधित है, उत्तरदायी शासन ये भी लोकतंत्र से संबंधित है, और चौथा है वैध शासन, यानी वैध शासन ये भी लोकतंत्र से संबंधित है। तो या तो इनमें से एक आए या 2 आए या तीनों आए और तीनों के बाद एक एक करके विकल्प के रूप में कै ख गै के रूप में हो, और चौथा विकल्प हो कि इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। तो ये आपका सही आंसर होगा, यानी तीनों ही सही हैं जो कि लोकतंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों है। ये प्रश्न आता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों है। इसको हम देखें कि क्यों अच्छी है। अब इस शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सभी नागरिकों को समानता की भावना का सम्मान होता है, यानी सभी को समानता की भावना का बढ़ावा दिया जाता है, सबको समान समझा जाता है और व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया जाता है। ये इसका आंसर है, यानी सभी को व्यक्ति की गरिमा को महत्व, इस शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया जाता है और क्या है, सभी नागरिकों को समान समझा जाता है। सभी को समान, यानी जितने भी नागरिक हैं उन सभी को समान समझा जाता है और व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते उसकी गरिमा का सम्मान होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति नामक किताब से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। इनका आप अध्ययन करिए। संभव है कि जो इस किताब से संबंधित, इस पुस्तक से संबंधित जो सामाजिक विज्ञान यानी SST के क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आते हैं इन्हीं में से होंगे। तो इसलिए इनका अभ्यास करिए और ताकि आपका परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से पेपर हल हो जाए और इनके सही उत्तर आप दे पाएँ। तो इसी तरह अब इसके बाद जो बाकी शेष बचा हुआ है अर्थशास्त्र की किताब, उसके क्वेश्चनों का अभ्यास अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक आप इनका अभ्यास करिए, इनको अपनी नोटबुक में करिए, बार बार अभ्यास करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।